हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक लवर कीर्ति। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे इस चैनल पे चल रहा है चंद का इतिहास, जो कि उत्तराखंड की आगामी परीक्षाएं जैसे समूह गौ में आपका पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी और उत्तराखंड पुलिस या यूकेपीएससी अगर पीसीएस लेवल की कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है साबित होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, हमने इससे पिछली वीडियो में जो है ये डिस्कस करा था कि कैसे जो वीणा चंद थे, वीणा चंद जो है अपना भोग विलास में जो है व्यस्त हो जाते हैं और उनके हाथों से जो सत्ता होती है वो खसों के हाथ में आ जाती है। अब खसों के हाथ में जब सत्ता आ जाती है तो खस यहाँ पर ऐसे तो जाते नहीं हैं, पूरे 200 साल तक वो यहाँ पर राज कर जाते हैं। 200 साल तक जब वो राज करते हैं तो यहाँ पर जो उनका शासन था वो काफ़ी अत्याचारपूर्ण था। उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया, काफ़ी सारे कर लगाए। अब यहाँ से जो लोग थे भई उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रताड़ना हुई, तो उन लोगों ने क्या किया, इनको यहाँ से भगाने का प्लान किया। उनने कहा कि भई खसों को अब भगाने का प्लान करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि भई अब क्या किया जाए? तो उनको ये पता लगा कि जो चंद वंश में जो ये वीणा चंद थे, इनके कोई रिश्तेदार जो हैं वो हैं हमारे ये वीरचंद। ये जो वीरचंद हैं उनको पता चला कि ये इनके कोई रिश्तेदार हैं जो वीणा चंद थे। तो ये बैठे हुए थे कहाँ पे? नेपाल में थे ये। नेपाल में इनको ये मिल जाते हैं कौन? आपके वीरचंद। ये वहाँ पर होते हैं और इनकी जो हेल्प करते हैं वो करते हैं श्री सेन खड़ायत। श्री सेन, एक सेकेंड, श्री सेन खड़ायत, श्री सेन खड़ायत। तो ये जो श्री सेन खड़ायत होते हैं वो इनकी हेल्प करते हैं कि भाई हम आपको सपोर्ट देंगे, हम आपको मनी देंगे, हम मतलब जिसे कह सकते हैं आर्थिक रूप से और आपका सेना वगैरह इन सब का ये जो है जो श्री सेन खड़ायत होते हैं वो इनको फुल सपोर्ट देते हैं, इनको सेना देते हैं, इनको पैसा देते हैं। और ये जो वीरचंद होते हैं ये इनकी हेल्प से, श्री सेन खड़ायत की हेल्प से खसों को मार भगाते हैं। कैसे? या कैसे? ये जो अंतिम खस राजा होते हैं उनका नाम होता है सोपाल। आपको ये याद रखना है कि जो अंतिम खस राजा थे वो कौन था? यहाँ पे अंतिम खस राजा का नाम है सोपाल। अंतिम खस राजा जो सोपाल थे उनसे इनका युद्ध होता है और ये युद्ध में भाई सोपाल को जो है हरा देते हैं। और खस जो राजा होते हैं, वो जो खस लोग होते हैं उनको यहाँ से मार भगाया जाता है। और फिर से जो हमारे राजा वीरचंद हैं उनको जो है चंद वंश का जो है अगला जो है राजा नियुक्त किया जाता है और इस तरीके से फिर से यहाँ पे चंद वंश की जो है स्थापना की जाती है। तो देखिए, जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे एग्जाम में वो यही बनेंगे कि जो राजा वीरचंद थे उन्होंने कौन से जो आखिरी जो खस राजा थे उनसे सत्ता ली थी, तो वो थे अंतिम खस राजा सोपाल। आपको याद रखना है। फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि जो चंद वंश की स्थापना जो है, फिर से चंद वंश की स्थापना खसों के हाथों से सत्ता किसने छीनी थी? तो वो थे आपके राजा वीरचंद। इनका नंबर भी आ जाता है कि कौन सा है भाई, 9th नंबर के ये राजा हैं। आपको याद रखना है किसने इनकी हेल्प की थी, तो आपको याद रखना है कि श्री सेन खड़ायत ने इनकी हेल्प की थी। तो चलिए चलते हैं फिर अगले राजा की ओर। देखिए, अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि बाई नेचर कैसे थे। देखिए, जब वीरचंद जो है राजा बने तो क्या हुआ कि जैसे ही गद्दी पर बैठे तो इन्होंने जितने भी ये आपके खस जो लोग थे इन्होंने काफ़ी सारे टैक्स लगाए हुए थे, तो वो सारे टैक्स इन्होंने माफ़ किए। इन्हें जो प्रजा थी उनको काफ़ी खुश रखा, सारे टैक्स उन पर माफ़ कर दिए और काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे से इन्होंने राज किया। और फिर आपका इनके जो पुत्र हैं इसके बाद इनके बारे में ऐसा तो कुछ खास इनके बारे में जानकारी नहीं है इतना, क्योंकि बीच में जो है जो इतिहास है वो मिलता नहीं है। आपका वीरचंद के बाद जो मेन बीच में जिनके साक्ष्य मिले हैं वो हैं थोहरचंद। ऐसा कहते हैं कि भाई थोहरचंद आए थे यहाँ पे 23वें राजा, 23वें राजा, इनके प्रमाण मिले हैं, आपका अभिलेख मिल जाते हैं, ऐसे कुछ मिल जाते हैं। तो थोहरचंद की है कि थोहरचंद आए थे जो कि 23वें नंबर के राजा थे। अब कितने लोगों को कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि थोहरचंद ही आपका जो है चंद वंश के संस्थापक थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए, बद्रीदत्त पांडे जी जो कि इतने काफ़ी अच्छे जानकार थे, उन्होंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी थी, उसके बाद ही उन्होंने अपने कुमाऊं का इतिहास लिखा था। मैं जो भी आपको बता रही हूँ मैं आपको कुमाऊं के इतिहास बुक से ही बता रही हूँ, अपने
मन से मैं कुछ नहीं बता रही हूँ। तो उनका कहना भी सही है भाई, जब बीच में ऐसा हुआ है कि 200 साल यहाँ पे खस लोगों ने राज किया हुआ है, तो अगर 200 सालों तक उनको कोई नहीं दिखा, अचानक से अब उनको थोर चंद दिख गए हैं जब लोगों को, तो इन्हीं को राजा मान लेना गलत है ना, क्योंकि उससे पहले जो राजा आए थे वो उन्होंने सोचा नहीं आए होंगे, तो जो 200 साल का गैप आ गया, तो इसमें लोगों ने सोच लिया कि थोर चंदी जो है आपने इन्होंने इनको ही जो है चंद वंश का संस्थापक मान लिया। तो ठीक है, तो ये गलत है, थोर चंद नहीं है। बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार थोर चंद नहीं है, उनके अनुसार सोमचंद है, जो यहाँ के जो संस्थापक हैं चंद वंश के, वो सोमचंद है, थोर चंद नहीं है। तो 23वें नंबर के जो राजा थे वो थोर चंद थे। ज्यादा जानकारी इनके बारे में है नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अब इसके बाद क्या होगा, गैप आएगा। जो 10वें नंबर से लेके, देखिए 10वें नंबर से यानी कि कौन, आपका जो ये वीरचंद थे, वीरचंद के बाद 10वें राजा कौन थे और 24वें राजा कौन थे। देखिए बीच में 23वें राजा का तो पता है कि थोर चंद आए थे, इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त ही नहीं है, तो इनके बारे में हम कुछ पढ़ नहीं पाते हैं। अगले जो राजा हैं यहाँ से कंटिन्यूस आपको कोई भी बिना किसी ब्रेक के आपको सारे के सारे राजा कंटिन्यूस मिलेंगे। तो देखिए चलते हैं 25वें राजा की ओर, त्रिलोकचंद। त्रिलोकचंद के बारे में देखिए क्या आता है कि 25वें नंबर के ये राजा थे। अब इनके बारे में जो देखिए इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि इन्होंने नैनीताल को जीता था। देखिए अभी तक तो हमारे पास केवल क्या चल रहा था, काली कुमाऊं। काली कुमाऊं भी किसका पुराना नाम है, काली कुमाऊं। काली कुमाऊं जो नाम है आपका, ये प्राचीन नाम पूछा जाता है इसका एग्जाम में, चंपावत का ये पुराना नाम है, आपको ये याद रखना है। देखिए जो चंद राजा थे, अभी तक इनका जो राजकाज चल रहा था वो चंपावत पे चल रहा था, है ना, तो चंपावत के क्षेत्र। अब इसके साथ क्या हुआ, जो त्रिलोकचंद राजा आए, इन्होंने नैनीताल यानी कि पुराना उस टाइम पे जो नाम था वो था, इसका नाम छकाता। ठीक है, षष्ठी खाता भी कहते थे इसको, आपको याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किसका पुराना नाम षष्ठी खाता या छ खाता था, तो वो यानी कि नैनीताल जीता। तो इन्होंने क्या करा, उस टाइम पे छकाता को जीत कर जो है इन्होंने चंपावत में मिला लिया। अब देखिए ये इनका जो साम्राज्य है वो फैल रहा है, चंपावत भी इनके पास है, इनके पास अब छकाता भी आ गया, यानी कि नैनीताल आ गया है। तो इसको जो जीतने वाले थे वो त्रिलोकचंद ही थे। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि कौन चंद राजा जो थे जिन्होंने नैनीताल को जीता था या छकाता जीता था, तो वो कौन थे, त्रिलोकचंद थे। दूसरी चीज अब देखिए क्या होगा कि जब भाई किसी के हाथ में अब जब नैनीताल आ गया है, जो छकाता आ गया है, तो भाई वो क्या करेगा, भीमताल भी आ जाएगा उसके अंडर में। तो भीमताल में क्या करा इन्होंने, एक अपना किला बनवा दिया। तो भीमताल में इन्होंने अपना किला बनवाने वाले पहले चंद शासक यही थे, त्रिलोकचंद। और नैनीताल यानी कि छकाता को जीत कर अपने काली कुमाऊं में मिलाने वाले भी कौन थे, त्रिलोकचंद ही थे। देखिए परीक्षा की दृष्टि से इतना ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में ज्यादा जो देखिए जो केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगी, वरना ये देखिए वीडियो कंप्लीट करनी मुश्किल हो जाती है। जो मेन चीज आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ इनके बारे में 2 ही बातें थी। बाकी देखिए जो इनका बेसिक नेचर होता है कि भाई ये पूजा पाठ में ज्यादा लीन रहते थे, धर्म कर्म में विश्वास रखते थे, तो ये बातें ज्यादा जाननी इंपॉर्टेंट है नहीं इनके बारे में। जो चीज होगी वही मैं आपको बताऊंगी। देखिए अगला इसके बाद चलते हैं। देखिए जब ये 25वें राजा त्रिलोकचंद आ गए, उसके बाद क्या होगा, आपका जो 3 राजा आएंगे उनका नाम है डमरूचंद। डमरूचंद हो गए, उसके बाद आगे राजा धर्मचंद, फिर आगे राजा अभयचंद। तो इन तीनों ने 1303 से लेके 1374 तक राज किया है। देखिए इन तीनों ने कुछ भी महत्वपूर्ण काम किया नहीं है, तो इनके बारे में पढ़ना हमारे लिए जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, देखिए ऐसा तो कुछ काम इन्होंने किया नहीं है। अब देखिए अब कोई किसी को शिकार का शौक था, किसी को कुछ का शौक था, तो ये हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है नहीं। कुछ अगर इन्होंने किया होता तो वो जरूर मैं आपको मेंशन करती, तो इनके बारे में पढ़ना जरूरी नहीं है। बस इतना है कि हाँ ये आए थे 3 बीच में आपका त्रिलोकचंद के बाद। अब आपको याद कैसे रखना, त्रिलोकचंद याद करिए, बीच में 3 को आपको गैप कर देना है, 26, 27, 28। ठीक है, अब जो मेन कहानी है, जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से, जो पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, वो गरुड़ ज्ञानचंद जी ही हैं। इन्हीं पे हमारा पूरा फोकस रहेगा हमारी इस वीडियो में, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में आज हम बहुत ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए जो गरुड़ ज्ञानचंद है, एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जो गरुड़ ज्ञानचंद थे वो कौन से नंबर के राजा थे, तो आपको याद रखना है 29वें नंबर के ये राजा थे। सेकंड क्वेश्चन, जो गरुड़ ज्ञानचंद हैं इनका क्या नाम असल में पूरा का पूरा गरुड़ ज्ञानचंद ही था, नहीं, इनका जो नाम था मेनली पहले ज्ञानचंद नाम था इनका, गरुड़ इनके नाम के आगे बाद में लगा है। सबसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ, तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज्यादा चंद वंश में कौन जो राजा था जो सबसे ज्यादा राज करके गया है, तो वो आपके गरुड़ ज्ञानचंद ही है। पूरे 45 साल राज करके गए हैं
ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक राज करने वाले राजा भी गरुड़ ज्ञानचंद जी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये अच्छे और आपका शक्तिशाली और काफ़ी निर्भय निर्भीक टाइप के जो थे, इसीलिए इनके जो है इनके कह सकते हैं कि काफ़ी इनको इनके बारे में पढ़ा जाता है। देखिए, गरुड़ ज्ञानचंद जी के बारे में ये है कि काफ़ी इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया अच्छे से, और लेकिन एक जो मेन चीज़ इनके बारे में ये आती है कि शुरुआत तो इनकी लाइफ में अच्छी रही, बट बाद में देखिए ये कुछ चीज़ों के कारण जो है ये थोड़ा-सा न्यूज़ में रहे हमारे इतिहास में। तो हम जानेंगे आगे कैसे रहे अपने इतिहास में, तो ऐतिहासिक क्यों रहा इनका जीवन काल। देखिए, क्या हुआ कि जब शुरुआत में जब ये गद्दी पर बैठे, तो ये देखिए इनकी कहानी में क्या होगा कि ये है हमारे गरुड़ ज्ञानचंद जी। गरुड़ ज्ञानचंद अभी इनका नाम नहीं है, नॉर्मली इनका नाम जो शुरुआत में पहले इनका जो नाम था, जो इनका पहले नाम था वो था आपका ज्ञानचंद। तो ज्ञानचंद नाम था इनका। और देखिए ये है हमारे फिरोज शाह तुगलक। इनके टाइम पे जो राजा थे वो फिरोज शाह तुगलक थे। आपका कहाँ ये कहाँ बैठे हैं, ये तो देखिए ये उत्तराखंड में है, ये हमारे चल रहे हैं दिल्ली में, तो ये दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली में उस टाइम पे। अब इनके साथ क्या है, देखिए ये हो गया हमारे उत्तराखंड का मैप। ये यहाँ पे देखिए ये यूपी का बॉर्डर है, ठीक है। और ये हमारा उधम सिंह नगर हो गया, ये नैनीताल हो गया, ठीक है, चंपावत। तो इस साइड में जो है इनका राज चल रहा है। किनका चल रहा है, ये गरुड़ ज्ञानचंद जी का, ठीक है। तो ये इस साइड उन्होंने फैला रखा है। तो अब देखिए क्या है कि तराई का जो क्षेत्र था, तराई का जो क्षेत्र था, ऐसे इन्होंने साम्राज्य फैला लिया होगा ना अपना, तो तराई के क्षेत्र ये यहाँ तक फैला लिया। अब ये लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं। भाई यहाँ पे चल रहा तो यहाँ पे भी तो होगा इनका। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे इस साइड में रोहिलखंड साइड आ जाता है, ये यूपी में। तो ये रोहिलखंड के जो नवाब थे, उन लोगों ने ये जो तराई का क्षेत्र है, इस पे इन लोगों ने क्या कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था इसको। जब भी मैं आपसे कहूंगी चंद्रवंश में कि मैं कहूंगी कि तराई पे अधिकार कर लिया, तो आपको अपने माइंड में इमेजिन करना है आपका काशीपुर और रुद्रपुर। मेनली आपको काशीपुर रुद्रपुर पे फोकस करना है। तो उस साइड में जो है ये जो रोहिलखंड के जो नवाब थे, उन लोगों ने उस पर अधिकार कर लिया। देखिए क्या था कि इन लोगों की हमेशा, जो चंद राजवंश के जो राजा होंगे, इनकी इनकम होती थी हमेशा तराई से, इसलिए नौलखिया माल भी कहते थे तराई के क्षेत्र को। 9 लखिया माल क्यों कहते थे, क्योंकि 9 लाख की पूरी इनकम होती थी इनकी पूरे साल भर की। पूरे साल भर की इनकम ही 9 लाख की होती थी। तो इसी से इनकी जो फाइनेंशियल जो वो थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो ये अब देखिए जब मेन जहाँ से इनकी इनकम होनी है उसी पे कोई दूसरा अधिकार कर लेगा तो इनको प्रॉब्लम होगी। तो इन्होंने क्या करा कि जो रोहिलखंड के नवाबों ने यहाँ पे अधिकार कर लिया था, इसकी शिकायत इन्होंने भेजी यहाँ, पत्र लिखकर फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली में भेजी कि भाई इन्होंने यहाँ पे हमारे अधिकार कर लिया है और आप प्लीज़ कुछ जस्टिस हमें दीजिए। तो फिरोज शाह तुगलक ने कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं और इनके पत्र का जवाब भेजा नहीं। इनको कोई भी इन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो इनने कहा भाई इन्होंने तो भाई कुछ मेरा रिप्लाई नहीं करा। तो ये सीधे जो है दिल्ली में ही पहुंच जाते हैं। यहाँ से ये डायरेक्टली सीधे मिलने के लिए फिरोज शाह तुगलक से उनके दरबार में पहुंच जाते हैं। जब ये इनके दरबार में पहुंचते हैं तो ये जो फिरोज शाह तुगलक थे अपने दरबार में मौजूद होते नहीं है, अपने महल में नहीं होते हैं। ये पता करते हैं कि भाई कहाँ है, तो वो लोग बताते हैं कि भाई वो तो शिकार पे गए हैं। तो ये भी जो है शिकार के लिए जिस जगह पे गए होते हैं, गरुड़ ज्ञानचंद वहीं पहुंच जाते हैं। फिर ये उनसे मिलते हैं और अपना परिचय देते हैं। परिचय जब देते हैं और फिर वो बताते हैं कि भाई मैंने आपको चिट्ठी वगैरह दी थी, तो वो कहते हैं ठीक है। तो बातों बातों में क्या होता है कि जो एक गरुड़ जो होता है वो वहां पे उड़ रहा होता है। अब ये गरुड़ वहां पे कैसे उड़ रहा होता है कि मुंह में सांप दबाया होता है इसने। तो ये दोनों देखते हैं, तो ये बातों बातों में गरुड़ ज्ञानचंद क्या करते हैं, देखते ही उसको अपने तीर से निशाने से तीर से निशाना लगाते हैं और उसको मार देते हैं गरुड़ को। तो उड़ते गरुड़ को तीर जिस तरीके से उन्होंने मारा और मतलब लग गया उस टाइम पे, तो ये बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं फिरोज शाह तुगलक। और इनकी वीरता से काफ़ी, इनकी जो स्किल्स थी इनकी, उससे काफ़ी इंप्रेस होते हैं और इनको ये उपाधि दे देते हैं गरुड़ की ऑन द स्पॉट। ये कहते हैं कि भाई आज से तुम्हारा नाम है गरुड़ ज्ञानचंद, मैं तुमको गरुड़ की उपाधि देता हूँ। अब देखिए इनका नाम क्या पड़ गया है, गरुड़ ज्ञानचंद। और ये इनको खुश होकर कहते हैं कि हाँ भाई अब बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। तो बोलते हैं कि भाई मेरे जो तराई का क्षेत्र है जहाँ से हमारे 9 लाख की इनकम होती है, वहाँ पे तो ये रोहिलखंड के जो नवाब हैं उन लोगों ने अधिकार कर लिया, तो प्लीज़ आप इनको बोलिए कि भाई वहाँ से जाएं। तो ये जो है फरमान निकाल देते हैं कि तराई के जो क्षेत्र है उसको तुरंत आप छोड़िए और जो है तराई के क्षेत्र पे जो है गरुड़ ज्ञानचंद का है आपका अधिकार, आप लोगों का कोई अधिकार नहीं है। तो ये फरमान जारी हो जाता है और गरुड़ ज्ञानचंद जी जो है वापस आ जाते हैं। और देखिए जब वापस आते हैं तो ये यहाँ पे क्या है, ज्ञानचंद की जगह ये बन के आ जाते हैं गरुड़ ज्ञानचंद, और अपना जो ये क्षेत्र
होता है, तो ये जो क्षेत्र होता है अपने नाम लेके आते हैं, ऑफिशियली निकाल देते हैं ना वो फरमान की भाई ये इन्हीं का है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा एग्जाम में, यही बनता है कि गरुण ज्ञानचंद को गरुण की उपाधि किसने दी थी, तो वो दी थी आपकी फिरोज शाह तुगलक ने। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि गरुण ज्ञानचंद का असली नाम क्या था, तो वो तो भाई था ज्ञानचंद। थर्ड क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई दिल्ली के जो दरबार में जो मुगल बादशाह जो ये आपके ये जो बादशाह थे फिरोज शाह तुगलक, इनसे मिलने कौन गया था, तो वो गया था आपके गरुण ज्ञानचंद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद देखिए आगे क्या होगा, आगे देखिए क्या होगा कि जो ये गरुण ज्ञानचंद हैं इनकी जो ये तराई का जो क्षेत्र था, अब देखिए ऐसा होता है कि जब यहाँ पे भाई ये बोल चुके हैं कि फिरोज शाह तुगलक का फरमान आ गया है, तो यहाँ पे जिन लोगों ने कब्जा कर रखा होगा इतने प्यार से तो वो जाएंगे नहीं, तो अब इनको जो है हटाने में, यहाँ से जब इनको हटाएंगे तभी तो अपना वो साम्राज्य और जो अपना जो बिजनेस वगैरह जो भी इनका चलता होगा वो कर पाएंगे। भाई यहाँ से हटाना किसी को इतना आसान तो होता नहीं है। तो ये क्या करते हैं, इनकी लाइफ में जो है एक एंट्री होगी किसकी, सेनापति की। इनका सेनापति था वो था नीलू कठायत, जिन पे आगे की स्टोरी है। गरुण ज्ञानचंद का जो सबसे फेवरेट इनके जो उन्होंने नीलू कठायत थे, इनके बहुत फेवरेट थे। कैसे थे, ये थे इनके सेनापति। ठीक है, बहुत अच्छे संबंध होते हैं इनके। और उस टाइम पे सेनापति को जो बोलते थे वो बोलते थे आपका बख्शी। आपको ये याद रखना है कि क्या आपका गरुण ज्ञानचंद के सेनापति का क्या नाम था, तो सेनापति, यहाँ पर लिख देती हूँ कि गरुण ज्ञानचंद के सेनापति का क्या नाम था, तो वो था नीलू कठायत। क्वेश्चन आता है नीलू कठायत किसका सेनापति था, गरुण ज्ञानचंद का था। या ये भी पूछ सकते हैं कि गरुण ज्ञानचंद या चंदों के समय में सेनापति को क्या कहते थे, तो वो कहते थे बख्शी। तो ये जो होते हैं इनके बख्शी होते हैं यानी सेनापति होते हैं। तो अब क्या होता है कि ये नीलू कठायत की हेल्प से ही जो आपका ये तराई का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर से जो मुस्लिम्स होते हैं उनको क्या होता है यहाँ से भगाने में, जो रुहेल के जो लोग होते हैं उनको भगाने में इन्होंने काफ़ी अच्छी सफलता हासिल की होती है। और देखिए इसी ऐसे करके अपना साम्राज्य फैलाया होता है ना। देखिए आपका नैनीताल भी संभाल रहे हैं, वो चंपावती संभाल रहे हो, यहाँ से 9 लाख की इनकम भी आ रही है, अच्छा खासा साम्राज्य इनका फैला हुआ है। और यहाँ पे जो भी आपका प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यहाँ पे जो भी विरोध विद्रोह हो रहे हैं, उनको नीलू कठायत दबा रहा है, तो काफ़ी बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई इन्होंने इस कार्य में सफलता प्राप्त की। तो ये क्या करते हैं, नीलू कठायत को इस तराई के क्षेत्र पे खुश होके कि भाई आपने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे विद्रोह को दबाया, उनको मार भगाया यहाँ से, तो ये इनको पहली चीज़ क्या देते हैं, एक उपाधि देते हैं जिसका नाम होता है कुमैया खिल्लत। ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में कि कुमैया खिल्लत की उपाधि किसको मिली थी, कुमैया खिल्लत। कुमैया खिल्लत की उपाधि मिली थी नीलू कठायत को। किसने दी थी, गरुण ज्ञानचंद ने दी थी। तराई के क्षेत्र पे विजय हासिल करने के लिए कुमैया खिल्लत की उपाधि इनको दी जाती है। साथ में क्या प्रदान की जाती है, रौत। अब एग्जाम में आता है कि भाई रौत किसे कहते थे। रौत का मतलब होता है कि अगर कोई भी, जैसे कोई आपका सेनापति जो आपके एक तरीके से आप कह सकते हो जो फाइटर्स होते थे आपके, जो उनके जो सैनिक होगा उन्हीं को मिलती थी ये। तो सैनिकों को दी जाने वाली भूमि होती थी, ये ऐसी भूमि होती थी जो आपने बहुत अच्छी बहादुरी, जैसे होता है ना आजकल पदक दे देते हैं, कोई मेडल मिल जाता है किसी को, या कोई भी चीज़, मतलब आजकल तो पैसे मिल जाते हैं। तो उस टाइम पे ये लोग क्या करते थे, जब किसी ने बहुत अच्छा काम कर दिया बहादुरी का, तो जो सेना में जो लोग होते थे, जो भी बहादुरी का काम करेगा उसको ये रौत प्रदान करते थे। रौत का मतलब होता है ऐसी भूमि, जैसे इनको कोई भूमि दे दी हमने, उस भूमि पे जो भी टैक्स होगा वो सब जिसको रौत प्रदान की जाएगी वो उसका होगा टैक्स। वो टैक्स जो होगा, वो जो जितना भी टैक्स मिलेगा वो सब वो अपने पास रखेगा, जिसको भी रौत यानी कि वो भूमि प्रदान की जाएगी उस भूमि को रौत कहते थे। यानी कि एक तरीके से क्या है कि भाई फुल टाइम की उसकी इनकम हो गई, जब वो भूमि उसके तो साल भर साल इतने सालों तक उस भूमि से टैक्स वो अपना आप वसूलता रहेगा, उन्हीं की हो जाएगा वो टैक्स। तो ये जो भूमि होती थी, ये भूमि जो है प्रदान कर दी गई, इस तरीके से इनको रौत प्रदान कर दी गई सम्मान के रूप में। और कुमैया खिल्लत की जो उपाधि है वो इनको प्रदान कर दी गई नीलू कठायत को। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब इसमें एक चीज़ प्रॉब्लम क्या होगी कि देखिए इसको पहले चलो मिटाती नहीं हूँ, अब होगा क्या, मिटा देती हूँ ताकि यहाँ पे काफ़ी बातें इसमें समझाने वाली हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा कि आपको जैसे कि कहानी में पता चली गया कि भाई नीलू कठायत जो है ये फेवरेट हैं, किसके फेवरेट हैं, गरुण ज्ञानचंद के। तो अब इससे क्या होगा कि क्या होता है कि भाई नॉर्मल सी बात होती है कि कहीं पर भी अगर जैसे कोई राजा है, अगर कोई राजा है और उसकी किसी सेनापति से बहुत अच्छी बन रही है और काफ़ी जो सेनापति है वो भी उन राजा का फेवरेट चल रहा है, तो कितने लोगों को परेशानी होती है
कि अटेंशन राजा हमें क्यों नहीं देता, और इसका होता है ना कि कितने लोगों को जलन होने लग जाती है, नॉर्मल सी बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन नेचर है वो। तो ऐसा ही सेम हो रहा था जस्सा कमले के साथ। जस्सा कमले जो होता है राजा के साथ, वहीं मतलब वहीं पे राज कर्मचारी होता है ये। अब ये जो होती है इसको प्रॉब्लम हो जाती है नीलू अटैच से, कि ये कुछ ज़्यादा ही इनका फेवरेट चल रहा है, और इसका जो है राज दरबार में काफ़ी इसका मान सम्मान कुछ ज़्यादा ही है, इसकी सुनते हैं यहाँ पे। तो ये क्या करता है कि राजा जो होता है गरुड़ ज्ञानचंद इनकी मत्ती फेर देता है, इनको ये बोलता है कि ये जो आपका नीलू कठैत है, इसने आपका तराई पे काफ़ी अच्छा इसने जीत भी दिला दी है, और इसका जो है नाम और जो कद वद है वो आपसे कहीं बढ़ ना जाए, कहीं लोग इसको आपको ना भूल के इसी को ना याद करने लग जाए कुछ ज़्यादा ही। तो अब ये काम करो कि इससे पहले कि इसकी जो यश है वो ज़्यादा फैले और लोग आप ही को भूल जाएं, आप इसको तराई में भेज दो जहाँ पे इसने आपका जीता है। यानी कि तराई से मतलब आप अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए, रुद्रपुर और काशीपुर की बात कर रही हूँ मैं। तो वहाँ भेज दीजिए कहते हैं। तो वहाँ का लाट साहब पहले से इसको बोल देते हैं, लाट साहब बना देना, ठीक है, लाट साहब बना के भेज दीजिए आप इसको। और देखिए पहले क्या होता था कि पहाड़ों में जो लोग रहते थे, पहाड़ों में अगर कोई रह रहा है तो उसमें क्या होता था कि यहाँ पे ठंडे जलवायु होती थी। अब उस टाइम पे ऐसा नहीं था जैसे कि आजकल होता है कि बिल्कुल सपाट है सब चीज़, यहाँ पे पेड़ वेड़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, प्लेन एरिया, ऐसा नहीं है। उस टाइम पे भी देखिए यहाँ पे पेड़ वेड़ भी होते थे, और यहाँ पे आजकल तो देखिए यहाँ पे जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे मच्छर वच्छर बहुत होते थे उस टाइम पे, मलेरिया से मर जाते थे लोग, डेंगू से मर जाते थे, वहाँ की गर्मी लोगों को सूट नहीं होती थी। आजकल तो एसी लगा सकते हैं हम, या हम कूलर लगा सकते हैं, फैन लगा सकते हैं, लेकिन ये उस टाइम की बात है। देखिए ये जो सन है, ये सन ही उस टाइम पे चल रहा है, 1300 के तो ये सन चल रहा है, और कहाँ अभी 2000 आ गया ये। तो काफ़ी भाई पुराने ज़माने के लोग थे। अब एकदम से ठंड से कोई एकदम से गर्मी में आ जाएगा तो उसको तो प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, और इतनी बीमारियाँ होती थी। तो क्योंकि देखिए पानी वगैरह की बीमारियाँ काफ़ी कोई बीमारियाँ हो जाती थी। यानी कि अगर किसी को तराई के क्षेत्र में आप भेज रहे हो तो उसकी मौत पक्की है, तो लोग जाते ही नहीं थे। तराई में जाने का मतलब है कि एक तरीके से मर ही जाना। तो ये जो है ये क्या कर देते हैं, ये फरमान निकाल देते हैं। आपका फरमान नहीं निकालेंगे, फरमान तो गलत वर्ड हो गया, एक तरीके से इनको नोटिस जैसा भेज देते हैं कि भाई आपको हमने ये लाट साहब बना दिया है तराई का। तो जस्सा कमले ने ही सिखाया होता है इनको, ये इनके सिखाने में आ जाते हैं। तो जो नीलू कठैत जो होते हैं, जब इनको ये देखिए, ये जो मैं एक चीज़ मैं थोड़ी सी आपको क्लियर कर दूं, ये नीलू कठैत जी की असली जो है, जो पिक्स जो मिलती हैं वो ये है, और ये गरुड़ ज्ञानचंद जी नहीं है, ये तो मैंने ऐसे नेट से निकाली है पिक्स, ये असली नहीं है, ये असली है। जो नीलू कठैत जी की जो पिक्स मिलती हैं वो ये है, ठीक है। तो अब ये तो है। अब देखिए क्या होगा कि नीलू कठैत जी को जैसे ही पता लगता है कि भाई उनके पास नोटिस आ जाता है घर पे कि आपको लाट साहब बना दिया गया तराई में और आपको जाना पड़ेगा, तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, इनको बात हर्ट हो जाती है कि भाई मुझे वहाँ भेज रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा इनको इतना गुस्सा आ जाता है, इनको पता तो लग जाता है कि ये जस्सा कमले ही है, कमलेखी सॉरी, जस्सा कमलेखी है जिसने ये सब चाल वाल चली है, क्योंकि पता उनको होता ही है इसके नेचर का। तो ये क्या करते हैं, गुस्से में अपने घर के कपड़ों में ही पहुंच जाते हैं सीधे गरुड़ ज्ञानचंद के सामने। ये गरुड़ ज्ञानचंद जी के सामने पहुंच जाते हैं, और वहाँ जाके जो है ये बिल्कुल गुस्से में पहुंच जाते हैं वहाँ पे। और जो जी इनके आने से पहले ही जैसे ये एंटर कर रहे होते हैं, तो जस्सा कमलेखी बोल देते हैं गरुड़ ज्ञानचंद जी से, कानाफूसी ऐसे करते हैं कि देखिए ये बिना जो राज पोशाक आपने दी होती है, इसको तो इतना भी तमीज़ नहीं है कि ये राज पोशाक पहन के आए, ये तो ऐसे आ गया। तो और ये बोलता है कि ये तो आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं कर रहा। तो ये नमस्कार करते हैं इनको, गरुड़ ज्ञानचंद जी को, और गरुड़ ज्ञानचंद जी अपना मुंह फेर लेते हैं, इनके जो वंदन करते हैं इनको भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और देखिए वहाँ पे जाके ये इनसे बोल देते हैं बस एक ही बात कि मैंने तराई का क्षेत्र आपको जीत के दिया, और आपने ये मुझे पहले तो आपने मुझे इतने आपने मुझे कुमैया खिल्लत की उपाधि दे दी, आपने मुझे रौत प्रदान कर दी, और उसके अगले ही पल आपने मुझे यहाँ का लाट साहब बना दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आया आपने क्या किया, मैं बिल्कुल अप्रसन्न हूँ आपकी इस व्यवहार से। तो ये बात बोल के वो सीधे वहाँ से इस्तीफा दे के अपने घर चले जाते हैं। तो ये जब अपने घर चले जाते हैं, घर का मतलब है कि इनका जो गांव है, गांव चले जाते हैं, इनके गांव का नाम है कपरौली गांव। देखिए एग्जाम में ऐसा तो आता नहीं है कि इनका गांव क्या था, मैं बस आपको बताना चाह रही हूँ, स्टोरी आपके दिमाग में बनाना चाह रही हूँ ताकि आपको याद रहे।
कपरौली जो इनका गाँव है आपका नीलू कठायत जी का, ये वहाँ चले जाते हैं। अब देखिए अचानक से ये घर पहुँच जाते हैं, तो इनकी वाइफ़ पूछती है इनसे कि भई अचानक से आप कैसे आ गए? और जैसे होता है ना कि अगर आप आते हैं अक्सर, तो जो पेरेंट्स आते हैं घर में तो बच्चों के लिए कपड़े कपड़े लेके आते हैं, मिठाई लेके आते हैं, तो ये कहती है आप मिठाई लेके नहीं आए और बिना का ये कुछ अच्छे बच्चों के लिए कपड़े लेके नहीं आए और अचानक से बिना बात कैसे आ गए आप? तो ये कहती ज़रूर कुछ गड़बड़ है, तो वो बता देते हैं कि भई वहाँ तो ऐसा-ऐसा हो गया और मैंने तो इस्तीफ़ा दे दिया, मैं तो आ गया। तो इनकी जो वाइफ़ होती हैं वो बोलती हैं कि भई ये तो आपने गलत किया और आपने ऐसे आपके बच्चे छोटे हैं और आपने घर की परवाह नहीं की, फाइनेंशियल हमारा क्या होगा? तो ये बोलती है आपको नहीं जाना है मत जाओ, लेकिन मैं अपने बच्चों को राजा की खिदमत में ज़रूर भेजूँगी, मैं उनको भेज दूँगी, आपको नहीं करना है तो मैं अपने बच्चों को भेजूँगी, वो जाएँगे वहाँ पे, वो राजा की सेवा में काम करेंगे। तो ये अपने बच्चों को भेजती, बट जो नीलू कठायत जी होते हैं, वो इनको बोलते हैं अपनी वाइफ़ से कि भई मुझे डर है कि कहीं जस्सा कमले उनको मार देगा, तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं इनको इनके मामा के घर भेज देती हूँ। तो जो इनके मामा जी का घर होता है, बच्चों के मामा जी का घर, वो होता है आपका सिरमौली। सिरमौली जो है वहाँ पे बच्चों को भेज देती हैं अपने, वहीं पे उन्हीं के आस-पास ही होता है, जहाँ पे गरुड़ ज्ञानचंद जी रहते हैं वहीं पे होता है ये सिरमौली। तो वहाँ पे ये भेज देती हैं। अब बच्चे जो होते हैं, इनके बच्चे जो होते हैं, 2 बच्चे होते हैं इनके, दोनों लड़के, सूजू, बच्चों के नाम नहीं आते, बस मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, सूजू और बीरू इनके बच्चे होते हैं। ये जो होता है बच्चे वो होते हैं सीधे ही होते हैं, वो पहुँच जाते हैं सिरमौली, लेकिन ये जो होते हैं इनको मामा का घर मिलता नहीं है और इनको पकड़ लेता है जस्सा कमलेगी। जस्सा कमलेगी जो है इनको पकड़ लेता है और इनको अपनी बातों में फँसा लेता है, पूछ लेता है बच्चों से कि जस्सा कमलेगी के हत्थे पड़ जाते हैं बीच में ही। ये पूछता है कि भई अरे तुम कौन हो? ये तुम इनके बच्चे हो, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? तो वो बोल देते हैं कि हमारी मम्मी ने भेजा हुआ है भई हमें यहाँ पे। और ऐसा-वैसा पूरी बता देते हैं स्टोरी कि हम क्यों आए हैं। तो जस्सा कमले ये कहता है कि अच्छा, अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम कहाँ रुकोगे? तुम्हें मामा का घर तो मिला नहीं, तुम एक काम करो मेरे घर में रुक जाओ। तो जस्सा कमलेकी तो बैठा देता है इनको अपने घर में और उनके खाने-पीने की व्यवस्था करता है और ऐसा कहता है कि बैठो तुम खाना-वाना खाओ। और जस्सा कमलेकी पहुँच जाता है गरुड़ ज्ञानचंद के पास और बोलता है कि नीलू कठारिया ने अपने बच्चे भेजे हैं आपको मारने के लिए। ये उल्टी बात ये वहाँ जाके इनको बता देता है गरुड़ ज्ञानचंद जी को और गरुड़ ज्ञानचंद जी इनके बच्चों की आँखें निकलवा देते हैं जस्सा कमले के हत्थे। जस्सा कमले से कहते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जस्सा कमले जो होता है इनके बच्चों की आँखें निकाल देता है। अब ये बात जब पता लगती है, ये नीलू कठारिया जी को कैसे पता लगती है, इनके जो नाना जी होते हैं वो चिट्ठी लिखते हैं इनको, नीलू कठारिया जी को, कि भई यार ऐसा-ऐसा हो गया यहाँ पे तो, और आप आइए यहाँ पे, आपके बच्चों की आँखें निकलवा दी। तो नीलू कठैत जो होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं और वो अपना घोड़े पे सवार होके आते हैं और ये बात का जब पता लगता है गरुड़ ज्ञानचंद जी और इनका जस्सा कमलेखी को, तो ये दोनों तो भाग जाते हैं ऑन द स्पॉट महल छोड़ के। तो नीलू कठैत जब आते हैं यहाँ पे, तो ये पहले तो ढूंढते हैं इनको कहाँ है। जब इनको पता लग जाता है तो ये गरुड़ ज्ञानचंद जी को नमस्ते कहते हैं और कहते हैं कि भाई मैं तो आपको तो नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं आपकी सेवा करता हूँ और मैं अपने मालिक को मार के भाई अपना ऊपर अभिशाप नहीं लूँगा, ये तो बिल्कुल राजधर्म के विरुद्ध हो जाएगा। ये मेरे संस्कार नहीं सिखाते मुझे ऐसा, और ये मेरा धर्म नहीं है। लेकिन कहते हैं मैं जस्सा कमलेकी को नहीं छोड़ूँगा, और जस्सा कमलेकी को ये ऑन द स्पॉट मार देते हैं। और जस्सा कमलेकी का जो होता है ये मतलब ऐसा नहीं है कि जस्सा कमलेकी को छोटा-मोटा था, इनके राज दरबार में काफ़ी बड़ा पद था इनका। तो ये जो होता है इनका कमलेखी, जो इनका इनका अपना ही कमलेखी में किला होता है, वहाँ पहुँच जाते हैं ये जस्सा कमले। वहाँ जाके ये बहुत ज़्यादा नीलू कठैत जी बहुत ज़्यादा मार-काट फैलाते हैं। ऐसा काफ़ी है कि वहाँ पे लूट-पाट मचाते हैं, वहाँ पे पूरे आग लगा देते हैं ये, और पूरे वहाँ से धन-वन लूट के ये वापस पहुँच जाते हैं कपरौली जो था अपने गाँव, वहाँ पहुँच जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये कपरौली लौट जाते हैं, जो गरुड़ ज्ञानचंद जी होते हैं, ये अपने महल, जब इनको पता लगता है कि भई नीलू कठारिया जी तो चले गए, और ये अपने वहाँ महल में वापस आ जाते हैं गरुड़ ज्ञानचंद जी। महल में वापस आने के बाद ये लेटर लिखते हैं कुछ टाइम बाद नीलू कठारिया जी को कि भई मेरी तो कुछ गलती नहीं थी, मैंने तो जस्सा कमलेकी के कहने में आ गया था, मेरी मत्ती फिर गई थी और मुझे माफ़ कर दो और तुम वापस आ जाओ। तो नीलू कठैत जी का भी दिल पिघल जाता है, ये तो अच्छे ही होते हैं, ये आ जाते हैं और ये वापस बख्शी के पद पे बहाल किए जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि गरुड़ ज्ञानचंद जी धोखे से नीलू कठैत जी की हत्या करवा देते हैं। तो ये इनके ऊपर ज़िंदगी भर का जो है दाग लग जाता है कि इन्होंने, गरुड़ ज्ञानचंद जी ने नीलू कठैत जी को मारा था। जबकि इन्होंने इनकी जान बख्शी थी उस टाइम पे, लेकिन फिर भी गरुड़ ज्ञानचंद जी ने जो है नीलू कठैत को मारा था। ऐसा कहते हैं कि भई इनको ये बात बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी, क्योंकि चारों
तरफ बदनामी फैल गई थी इनकी भी कि ऐसा-ऐसा हो रखा है करके। तो ये जो था उसको भूल नहीं पा रहे थे और नहीं भूल पाते हैं, तो उसी के उसमें कहते हैं कि इन्होंने नीलू कठारिया जी को मार दिया था। तो ये थी इनकी कहानी नीलू कठारिया जी की, बस इतना ही था गरुड़ ज्ञानचंद जी के बारे में कि भई इन्होंने नीलू कठारिया जी को मार दिया था। उसके बाद जो है 1419 में फिर ये स्वर्ग सिधार जाते हैं, बस इतना ही इनका शासनकाल की बातें थी। अब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है वो आपको ये बातें याद रखनी है कि भाई नीलू कठारिया जी किसके सेनापति थे, गरुड़ ज्ञानचंद जी के सेनापति थे। आपका फिर ये आता है कि नीलू कठारिया जी को कौन सी उपाधि दी गई थी, वो दी गई थी आपको कुमैया खिल्लत की उपाधि किसने दी थी, गरुड़ ज्ञानचंद जी ने दी थी। फिर ये आता है इनके बारे में कि गरुड़, फिर ये आता है कि एक चीज़ ये आती है कि उस टाइम पे भी सेनापति को बोलते क्या थे, तो सेनापति को बोलते थे बख्शी, आपको ये बात याद रखनी है। तो भाई गरुड़ ज्ञानचंद जी और इनका जो है यहीं पे चैप्टर होता है खत्म। 1419 में जो है इनकी ये स्वर्ग सिधार जाते हैं, फिर इनके बाद इनके बेटे राजा बनेंगे, तो उसकी कहानी आपको सुनाई जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। उसमें हम देखेंगे आगे कि भाई इनके जो पुत्र हैं राजा हरिचंद राजा बनेंगे, उद्यानचंद आएंगे, और भी राजा आएंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।